ये आप लोग बात कर रहे थे ना कि थोड़ा सा हम लोग ये एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन और रिजोल्यूशन के बारे में समझ लें। तो किताब से तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, एक बार संक्षेप में देख लेते हैं। एडजर्नमेंट, तो सबसे पहले तो ये हम समझ लें कि आर्टिकल 85 जो है हमारा, आर्टिकल 85 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो कहता है कि प्रेसिडेंट जो है ईच हाउस को टाइम टू टाइम क्या करेगा, सम्मन करेगा, जैसा कि वो क्या करता है, सकता है, सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। यानी राष्ट्रपति संसद को सम्मन करेगा जैसा वो सही समझता है, एज ही थिंक्स फिट, सच टाइम एंड प्लेसेस, ऐसे स्थान पे या ऐसे समय जैसा उसको सही प्रतीत होता है। और समनिंग का मतलब होता है, समनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट। संसद के सारे सदस्यों को मीटिंग के लिए इकट्ठा करना, यही समन का मतलब होता है। और 85 ये व्यवस्था करता है कि ये प्रेसिडेंट का पावर है कि वो टाइम टू टाइम सम्मन को कि ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट को टू मीट इट सच प्लेसेस एंड टाइम एज ही थिंक्स फिट, जैसा उसको सही लगता है। संसद के 2 सत्रों के बीच की जो अधिकतम अवधि है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होगी। इसका अभिप्राय यह है कि संसद साल में कम से कम 2 बार अवश्य मिलेगी। लेकिन हम जानते हैं कि प्रायः संसद की 3 सत्र चलते हैं। बजट सेशन जानते हैं आप, बजट सेशन, दूसरा है मानसून सेशन, मानसून सेशन, और तीसरा है शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन। ये 3 सेशन जो है, शीतकालीन, मानसून और बजट सत्र चलते हैं। बजट सत्र मान लीजिए फरवरी से मई तक चलता है, तो ये एक सेशन है, ये एक सत्र है। और 2 सत्रों के बीच का जो समय होता है, एक सत्र शुरू हुआ और समाप्त हो गया, 2 सत्रों के बीच का जो समय होता है उसे रिसेस कहते। पार्लियामेंट अभी क्या है, अवकाश पर है, रिसेस पे है, छुट्टी पे है। यानी 2 सत्रों के जो बीच का समय होता है वो रिसेस कहलाता है। और कोई एक सेशन शुरू होता है तो एक सेशन में कई बैठकें होती हैं। जैसे कि फरवरी में बजट सेशन आपका शुरू हुआ तो इसमें अलग अलग सिटिंग होंगी। पार्लियामेंट एक दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक प्री लंच सेशन और 2 से लेकर 6 तक पोस्ट लंच सेशन होगा। तो एक सेशन में, एक सत्र में कई बैठकें होंगी, कई सिटिंग्स होंगी। तो वो जो सिटिंग्स होती हैं, उन सिटिंग्स को अध्यक्ष या सभापति एज द कंडीशन में भी, जैसी स्थिति हो, अध्यक्ष या सभापति या हम कहें उसका जो प्रिजाइडिंग अफसर है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उस सिटिंग को क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है। स्थगन, एडजॉर्नमेंट यही है, एक सिटिंग को स्थगित करना, एडजॉर्नमेंट कर सकता है। और एडजॉर्नमेंट की वो कर सकता है, आप देखते होंगे सदन की जब कार्रवाई होने लगती है तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो कहता है कि द हाउस इज एडजॉर्न टिल 4 PM या एडजॉर्न टिल फला डेट फला टाइम। यानी एडजॉर्नमेंट के समय, स्थगन के समय क्या होगा, स्थगन के समय देता है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा कहेगा द हाउस इज एडजॉर्न्ड टिल फलाना। यानी एडजॉर्नमेंट, स्थगन जो है कुछ घंटों का भी हो सकता है, कुछ दिनों का भी हो सकता है, कुछ वीक्स का भी हो सकता है। यानी एक सेशन को स्थगित करना, अगर टाइम दिया जाता है तो स्थगन है, और अगर वो अनिश्चितकालीन स्थगन है, अनिश्चित काल के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको स्थगित करता है, तो उसे एडजॉर्नमेंट साइने डाई कहते हैं। सुना, सुनते होंगे आप रेडियो में, समाचार में जब बुलेटिन आता है तो होता है कि लोकसभा स्पीकर ने या सभापति ने कार्रवाई जो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। तो स्थगित करने का मतलब होता है एक सेशंस की जो मीटिंग है उसको रोकना अनिश्चित काल के लिए। अगर वो कहता है कि अर्जेंट साइंड डाई हो गया, निश्चित काल के लिए हो गया, अगर समय नहीं बताएगा तो अनिश्चित काल के लिए हो गया, समय बता दिया तो एडजर्नमेंट हो गया। ये एक सेशन की बात है, एक सेशन के भीतर सिटिंग्स की बात है। और सत्रावसान क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है, ये सेशन जैसे चल रहा है बजट सेशन,
बजट सेशन में जो हमारे काम थे हम हो गए, लेकिन बाद में उसकी अधिसूचना कुछ दिनों के बाद राष्ट्रपति जारी करता है तो वो सत्रावसान होता है। बाद में उसकी नोटिफिकेशन जारी होती है इसकी, जो राष्ट्रपति करता है। तो अगर हम देखें कि स्थगन में सत्रावसान में फर्क क्या है, एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन में फर्क क्या है कि एडजॉर्नमेंट जो है एक सीटिंग की होती है, अगर टाइम है तो एडजॉर्नमेंट है, टाइम नहीं दिया गया एडजॉर्नमेंट करते समय तो एडजॉर्नमेंट साइने डाई कहते हैं उसको। और सत्रावसान क्या है, सत्रावसान पूरे एक सत्र का, जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र और ये विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र, ये होता है, ये एक सेशन का समापन है। तो दोनों में फर्क क्या होगा, फर्क ये हो गया कि ये एक सेटिंग को खत्म करता है स्थगन, सत्रावसान एक सेशन को समाप्त करता है। इसको पीठासीन कर सकता है, सत्रावसान के लिए बताया, प्रोरोगेशन के लिए इसको जो है आधिकारिक रूप से ये राष्ट्रपति सेशन से समाप्त होने पे नोटिफिकेशन जारी करता है, अधिसूचना जारी करता है, ये प्रोरोगेशन हो गया। और डिसोल्यूशन में ये होता है कि हाउस ही खत्म हो जाती है, यानी जो हाउस का ड्यूरेशन है अब डिसोल्यूशन के बाद। डिसोल्यूशन ये क्लियर है कि लोकसभा का कि होगा, राज्यसभा का नहीं होगा। राज्यसभा अस्थायी सदन है, उसका विघटन नहीं होता, तो इसका डिसोल्यूशन हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगी। तो फिर नए चुनाव कराने होंगे, फिर जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर से वो रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। तो ये डिसोल्यूशन की बात है, तो ये क्लियर हो गया। ये फिक्स, ये स्थगन सीटिंग का है, ये सत्रावसान है, ये सेशन का है, और ये तो हाउस का ही है डिसोल्यूशन फिर लोकसभा का होगा, राज्यसभा का नहीं होगा। और डिसोल्यूशन के समय स्थिति ये होती है कि जो हमारे जितने भी उस समय हाउस में पेंडिंग बिल्स होते हैं, या क्या कहते हैं उसको कि रेजोल्यूशन होते हैं, या नोटिसेस होती हैं, रिट्स होते हैं और प्रपोजल्स होते हैं, वो सारे वहीं खत्म हो जाते हैं। और फिर से जब नई लोकसभा गठित होती है तो फिर से उसको नए सिरे से करना होता है। इसका मतलब, हाँ, स्थगन और सत्रावसान की बात कर रहे थे। स्थगन सत्रावसान में भी स्थगन के समय जो बिल और जो काम रहते हैं वो दोबारा वैसे ही चालू हो जाते हैं, लेकिन सत्रावसान होने के बाद जो बिल्स होते हैं, जो सरकारी कामकाज रुके रहते हैं, उनके लिए वो भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए एक नई नोटिस देनी पड़ती है। नई नोटिस, न्यू नोटिस आर इशू की जाती हैं, और देखे हम कि खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये सारे बिल्स, प्रपोजल्स और प्रेयर्स सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बिल है जो सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के द्वारा जिसकी जांच की जानी है, जिसको देखा जाना है, या ऐसा कोई पेंडिंग बिल्स है, ऐसा कोई पेंडिंग बिल है, या पेंडिंग एश्योरेंसेस हैं, या कोई ऐसे आश्वासन है जिसकी जांच सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के द्वारा की जानी है, ये कहें सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के द्वारा की जानी है, तो वे लोकसभा के डिसॉल्व होने पे खत्म नहीं होते। ये बातें हैं। और जहां तक बिल की स्थिति है, एक स्थिति ये बनती है कि ऑल पेंडिंग बिल्स, ऐसे सारे पेंडिंग बिल्स जो लोकसभा में हैं वो लैप्स हो जाएंगे, और ऐसे बिल जो लोकसभा के द्वारा पास कर दिए गए हैं लेकिन राज्यसभा में जाकर के वो विचाराधीन है, पेंडिंग है, तो वो भी क्या होंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। लोकसभा के द्वारा अगर पारित है, पास है, और राज्यसभा में विचाराधीन है तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर राज्यसभा में विचाराधीन है, अभी लोकसभा ने उसको पारित नहीं किया है, तो वे खत्म नहीं होंगे। और जहां तक दोनों सदनों में असहमत की दशा में प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है, तो अगर उस समय तक उसने ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई है तो उस बिल पे कोई असर नहीं पड़ता, वो बिल बना रहेगा। और ये भी स्थिति है कि अगर सदन के दोनों सदनों ने, लोकसभा ने, राज्यसभा ने बिल को पास करके राष्ट्रपति साहब के पास भेज दिया है, तो वो भी बिल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लैप्स नहीं करेगा। या राष्ट्रपति ने उसको अपने पावर का उपयोग करते हुए उसको रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए भेज दिया है, तो भी वो बिल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लैप्स नहीं होगा। लैप्स की दो कंडीशन है। और लोकसभा विघटन हो रहा है तो वही जो बिल लोकसभा में पेंडिंग है वो तो लैप्स हो गए, लेकिन लोकसभा से पास कर दिया था, राज्यसभा में पेंडिंग है, वो भी लैप्स कर जाएंगे। लेकिन अगर राज्यसभा में बिल पेंडिंग है, लोकसभा ने पारित नहीं किया है, तो वो बिल लैप्स नहीं होगा। संक्षेप में यही स्थिति है। और अब थोड़ा सा जानते हैं कोरम के बारे में। कोरम क्या होता है? कोरम न्यूनतम सदस्यों की वह संख्या है जिसकी उपस्थिति में
संसद का कार्य या कामकाज संपादित किया जाता है। यानी वो मिनिमम नंबर, वो न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति जिससे कार्य संपादित होता है। लोकसभा में वो संख्या 55 है, राज्यसभा में 25 है। अगर इतने सदस्य नहीं हैं तो गणपूर्ति नहीं है, और गणपूर्ति नहीं होने की दशा में ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, चाहे राज्यसभापति हो चाहे अध्यक्ष जी हो, उनकी जिम्मेदारी है कि या तो वो सभा को स्थगित कर दें या जब तक कोरम न पूरा हो जाए कोई कार्य न करें। तो कोरम का बड़ा महत्व होता है। ये 10% है, 10% ये 55 और 25 की संख्या बिना इसके कामकाज सदन में नहीं होता। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि गणपूर्ति करे या फिर स्थगित कर दे। संसद की भाषा के बारे में जिज्ञासा होती है, संसद की भाषा क्या है, किस भाषा में कामकाज होता है या सदस्य। तो संविधान लागू होने के समय इस बात की व्यवस्था की गई कि संसद की कार्रवाई हिंदी या अंग्रेजी में की जाएगी। और आप जानते हैं ये भी प्रावधान किया गया कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष के बाद हिंदी या अंग्रेजी में अंग्रेजी शब्द का लोप कर दिया जाएगा। मतलब अंग्रेजी भाषा सिर्फ 1965 तक ही संसद के कामकाज की भाषा रहेगी और उसके बाद से हिंदी ही कार्य करेगी। लेकिन आपको पता है कि 1963 में 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बना, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट विच वॉज फ्रेम्ड इन 1963। उसमें यह व्यवस्था कर दी गई कि अनिश्चित काल तक के लिए अब हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। तो ये जो संविधान की मूल स्पिरिट थी, 65 के बाद अंग्रेजी नहीं रह चलेगी, वो इस एक्ट के द्वारा आच्छादित कर ली गई और हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। लेकिन ये है कि अगर हमारे कोई सदस्य अपनी प्रादेशिक भाषा में या किसी और भाषा में संसद में बोलना चाहते हैं तो अध्यक्ष जी या सभापति जी जैसी स्थिति हो उसकी अनुमति दे सकते हैं। और ये भी आपको पता है कि पार्लियामेंट में समानांतर ट्रांसलेटर हैं, लगे हुए हैं। आप किसी भी भाषा में, प्रादेशिक भाषा में बोलेंगे, वो अनुवाद हो करके समानांतर अनुवाद, पैरेलल ट्रांसलेशन की व्यवस्था है, रुक रुक के नहीं। तो सारे मेंबर उसको अपनी सुविधा के हिसाब से सुन सकते हैं। तो ये भाषा की स्थिति है। और एक चीज और आप जानते हैं, लेम डक सेशन, पहले एग्जाम में बहुत आता था, व्हाट इज लेम डक सेशन, पता नहीं अब आता है कि नहीं। लेम डक सेशन ये होता है कि जब नई लोकसभा का गठन होता है तो उसके पूर्व जो है इसका जो सेशन होता है पुरानी लोकसभा का, नई लोकसभा के गठन से पूर्व, और जो वर्तमान लोकसभा का लास्ट सेशन होता है। लेम डक का मतलब समझिए कि लास्ट सेशन जो होता है एग्जिस्टिंग वर्तमान लोकसभा का, पार्लियामेंट मत कहिए, लोकसभा कहिए, क्योंकि राज्यसभा तो कभी खत्म ही नहीं होगी, वो तो निरंतर चलती रहती। यानी लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है और नई लोकसभा के गठन से पूर्व, नई लोकसभा के गठन से पूर्व जो वर्तमान लोकसभा का लास्ट सेशन होता है उसे लेम डक सेशन कहते हैं। लोकसभा के गठन से पूर्व, नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का जो अंतिम सेशन होता है उसे हम लेम डक सेशन कहते हैं। और ऐसे सांसद जो कि नई लोकसभा में नहीं आ पाते, पुरानी लोकसभा में तो थे, नई लोकसभा में चुन के नहीं आ पाते, उन्हें हम लेम डक कहते हैं। यानी लेम डक हो गए, यानी पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा, करेक्ट हो गया, जो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा थे वो दोबारा चुन के नहीं आते तो उन्हें लेम डक कहते हैं। ठीक, ये बातें हैं।